बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम। हाँ जी। तो आज शुरू करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी सोर्सेज जो हैं, जिससे भी हमको पावर मिलती है, जो हम यूज करते हैं अपने डिफरेंट तरह के काम के लिए, है ना, और अपने इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, अपने व्हीकल्स को रन करने के लिए, वो दो तरह की होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या समझते हैं? रीन्यूएबल, है ना। तीन चीजें हैं। री यानी कि फिर से, न्यू मतलब कि वापस न्यू तरह से, वो उसी तरह से हमें मिल जाती है। एबल मतलब जिसमें ये योग्यता होती है ना, जिसमें ये पावर होती है। सो एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स दैट इज नॉट डिप्लीटेड व्हेन यूज्ड, सच एज विंड एंड सोलर पावर। इसमें दो एग्जांपल दिए हैं, एक दो और भी होते हैं। मतलब विंड और सोलर पावर क्या है कि आज आपने इसको यदि यूज कर लिया, कल कल से फिर से वो उसी तरह से अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने यूज कर लिया, आपको बहुत मेहनत से इसको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, या फिर इसके लिए कोई और फ्यूल आपको कहीं से ला के और लगाना पड़ रहा है कि भाई सन तो अब आएगा नहीं तो सन को वो करो। तो ऐसा नहीं है, रोज सन आता है, रोज हवाएं चलती हैं। तो इससे जो पावर है, इससे जो एनर्जी हमें मिलती है, वो हम अपने कामों के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज हमने उसको यूज कर लिया, कल सुबह फिर से वो चीजें हमें मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको खर्च कर दे रहे हैं तो ये हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं इसको ना, ये ऑलरेडी है। इसीलिए कहा है रीन्यूएबल, जो हमेशा नई की तरह उसी कैपेसिटी में, उसी फुल ऑफ एनर्जी हमको वो वापस से मिल जाती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये अवेलेबल ना हो, लेकिन उसके लिए ये पूरी तरह खर्च हो जाएंगी और फिर हम उसको पैदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उस तरह की जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एंड एनी एनर्जी रिसोर्स दैट इज नेचुरली रीजनरेटेड ओवर अ शॉर्ट टाइम स्केल एंड डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द सन। अब सन से दो तीन तरह की एनर्जी हमें मिलती है, एक तो हीट और एक होती है लाइट। और जो विंड एनर्जी है वो भी इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू सन ओनली, क्योंकि सन से जो टेम्परेचर हाई होता है या कहीं कम होता है, उससे एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है और जिससे हवाएं चलती हैं। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जैसे यहाँ पे लिखा है, फोटोकेमिकल एनर्जी, लाइट और केमिकल रिएक्शन, लाइट से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसको जब हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो भी एक तरीका है लाइट को यूज करने का, सनलाइट को यूज करने का। फोटो इलेक्ट्रिक, डायरेक्टली आप लाइट को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू सम प्रोसेसेस। और इनडायरेक्टली सच एज विंड, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का मतलब है कि जो वाटर करंट हम यूज करते हैं कहीं कहीं पे, स्पेशली ओशंस में जो टाइड्स आते हैं, ये इसमें कुछ हद तक जो है सन का भी इसमें रोल होता है। एंड फोटोसिंथेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बायोमास, जो बायोमास है, जो लिविंग मैटर है पूरे अर्थ में, उसका जो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के साथ में जो उसका रिएक्शन होता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी सनलाइट के थ्रू, उसमें भी सन का जो है इनडायरेक्टली रोल है, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली रोल है। क्योंकि सारा जो दुनिया है सरवाइव कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है। और फ्रॉम अदर नेचुरल मूवमेंट्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि जिसमें सन का रोल नहीं है, उस वो दो चीजें टाइडल में भी थोड़ा सा है। वैसे मैक्सिमम रोल जो है वो ल्यूनर मतलब कि मून का है, लेकिन सन का भी थोड़ा ग्रेविटेशन पावर रहता है, क्योंकि सन जो है वो बहुत दूर है, तो इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पावर इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना कि मून का है, क्योंकि इट इज नियरर टू द अर्थ। और जियोथर्मल मतलब कि इनसाइड ऑफ द अर्थ देयर इज अ ह्यूज ह्यूज टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर वो कहीं कहीं किसी किसी जगहों पे लीक हो जाता है, अंदर से बाहर आ जाता है। तो जो जो पानी यदि बाहर आ रहा है या गैसेस बाहर आ रही हैं, तो उसको भी किसी न किसी तरह से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में वी कैन यूज इट। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में। तो रिन्यूएबल सोर्स अभी हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकली विदाउट डिके ऑफ द सोर्स। ठीक है, उसमें कोई सोर्स का हींग नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली जो है वो प्रैक्टिकली हमको मिलती रहती है। उसके बाद में है इस सेम डेफिनेशन जो पॉइंट है, इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स के लिए भी हम देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जितना भी एनर्जी जो है हमें चाहिए या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 3 to 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की वजह से एनवायरनमेंट में आता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी लेस अमाउंट। जबकि इसकी डेफिनेशन हमने नहीं देखी थी शायद, है ना, नॉन रिन्यूएबल की। हाँ, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? दे कैन नॉट बी जनरेटेड कंटिन्यूअसली विदाउट डिके ऑफ द सोर्स। मतलब कुछ ना कुछ सोर्स हमें चाहिए होता है इस तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन से सोर्सेस हैं, कोई बता सकेंगे? छुटर पुटर तो हमने पढ़े थे। एनीबडी? आप यूज करते हैं ना रूटीन में? मैम नॉन से कौन, क्या क्वेश्चन था, सॉरी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी के कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल तो चलो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हैं, हम डायरेक्टली उसको जनरेट नहीं करते, लेकिन कुछ सोर्सेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं वो हम यूज करते हैं ना। ऑयल होगा मैम। हाँ, ऑयल। नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। हाँ, गैस भी हम यूज करते हैं, है ना। जो कुकिंग गैस होती है एलपीजी, वो भी हम यूज करते हैं, वो भी एक क्रूड ऑयल। हाँ, क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं, सारे बाय प्रोडक्ट्स ही हैं। पहले नेचुरल गैस आता है, उसके बाद में क्रूड ऑयल से फिर फिल्टर के बाद में पेट्रोल, उसके बाद डीजल, फिर कैरोसिन और ये सब निकलते हैं। कोल इज समथिंग डिफरेंट, यूरेनियम इज समथिंग डिफरेंट, तो वो हम डायरेक्टली तो यूज नहीं करते हैं आज के समय में। कोल पहले लोग यूज करते थे। तो ये वाले जो सोर्सेस हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 91 to 94% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जिससे कि हार्म जो होता है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, कौन से मतलब कौन से पॉल्यूटेंट में आएगी, ये किस तरह का है? एयर पॉल्यूशन। हाँ हाँ, एयर पोल्यूशन में, मतलब कौन सी गैस हमने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? व्हीकल्स। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग किसकी किसकी वजह से होती है? सल्फर एंड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर एंड नाइट्रोजन। नहीं, वो तो है, लेकिन इसको कौन सा एक टर्म है? चलिए इसको सोचिएगा बाद में। ग्रीन हाउस ओजोन। हाउस गैस। हाँ, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, कि इट्स नॉट अ रीजन बिहाइंड अ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि 3 to 4% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होता किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस हैं उनकी वजह से होता है। उसमें सबसे मैक्सिमम जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि मेन रीजन बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। क्यों हैं?
क्योंकि ये 91 to 94%, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। मोर देन 90% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, है ना, नेचुरल गैस सब आ जाएगा इसमें। सीएनजी का रोल बहुत कम है। जो हम एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वो, है ना, और कोल और यूरेनियम, ये सारे जो सोर्सेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। अब बायोमास यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल में हाँ, बायोमास बायोमास मतलब सब लिविंग का वेस्ट और वो जितना भी मैटर है, लिविंग मैटर, है ना, वो बायोमास में आ जाएगा। मास मतलब उसका वेट, जो जो भी मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, स्पीसीज, सारे लिविंग स्पीसीज, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है। हाइड्रो पावर जो है वो पानी से, जो करंट से हम बिजली पैदा करते हैं। विंड एनर्जी हवा से जो करते हैं। सोलर एनर्जी जो सनलाइट से हम करते हैं। ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए रिन्यूएबल सोर्सेस के। अब मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये एक पिक्चर है सिंपल कि रिन्यूएबल सोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो विंड पावर है, हाइड्रो पावर है ना, बायोमास ये, ठीक है, और लाइट एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट और लाइट दोनों हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं कि द सोलर पावर इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, सन में जो पावर है ना, सन में दो तरह के, अभी मैंने आपको बताया, लाइट एंड हीट दोनों। तो एक है फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, जो लाइट जब उन पे आती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन होकर के इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। इनडायरेक्टली यूजिंग कंसंट्रेटेड सोलर पावर, जो सोलर सेल्स में होता है ना, वो जो लाइट आ रही है वो एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और उससे जो पावर जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, उससे उसको कन्वर्ट करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देन वी यूज। सो इन अ सनी क्लाइमेट you can get enough power to run 100 watt light bulb from just 1 square meter of solar panel। यदि एक स्क्वायर मीटर का सोलर पैनल है तो उससे 100 वाट का बल्ब आप जला सकते हो, इतनी एनर्जी उसमें पैदा हो जाती है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि इट शुड बी सनी क्लाइमेट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to अराउंड 7 to 8 आवर्स उसमें जो है डायरेक्ट सनलाइट अच्छी तरह से विदाउट एनी इंटरप्शन उसमें आना चाहिए, तब ये सब हो सकेगा। इसलिए हर जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन उन प्लेसेस पे जहाँ पे लाइट प्रॉपरली और बहुत अच्छे से आती है, बहुत क्लाउडी नहीं होता, बहुत विंडी नहीं होता, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। इससे हम एनर्जी की डिमांड जो है वो पूरी कर सकते हैं। नेशनल सीएसपी कैपेसिटी इन इंडिया जो है अभी वो है 225 मेगावाट पावर की है। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। सीएसपी माने कंसंट्रेटेड सोलर पावर। अब सोलर से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो सोलर से वाटर हीटिंग, ये बहुत कॉमन है। कई जगह आपने देखा होगा, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं या जो रेसिडेंशियल एरिया भी हैं, बड़े 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 मल्टी स्टोरी जो एक टाउनशिप होती है, वहाँ पर जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम हो, वहाँ पर ये सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम या पैनल्स जो हैं वो छतों पे लगा दिए जाते हैं। तो हीट फ्रॉम द सन इज यूज्ड टू हीट वाटर इन द ग्लास पैनल ऑन योर रूफ। वहीं ऊपर गर्म होके और फिर नीचे सप्लाई होता है। अब इसमें एक सिटी बोला है कि बैंगलोर इज द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू पुट इन प्लेस एन इंसेंटिव मैकेनिज्म by providing a rebate of 50 rupees on monthly electricity bills for residents using rooftop thermal system। जिन्होंने भी बैंगलोर में रूफटॉप थर्मल सिस्टम लगाया है तो उनको मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उनका, उस पे 50 रुपीज जो है वो रिबेट
दिया गया। और आज का अब मैंडेटरी कर दिया है कि सारी ही जो नया कंस्ट्रक्शन होगा, नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो सभी जो है रूफ टॉप ये थर्मल पावर प्लांट जो है ये सेल का अरेंजमेंट अपना लगाएंगे ही लगाएंगे। सोलर फर्नेसेस होते हैं बड़े बड़े। सोलर फर्नेसेस कौन से होते हैं? दे यूज ह्यूज एरे ऑफ मिरर्स, है ना, ग्लास मिरर्स लगाते हैं टू concentrate the sun's energy into small space and produce very high temperature, heat प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी के लिए। क्योंकि फर्नेसेस में क्या चाहिए, फर्नेस में जो भी फर्नेसेस होंगे उसमें हाई हीट चाहिए, और वो हीट एनर्जी जो है वो बाकी के कामों में वो यूज करते हैं, चाहे किसी मेटल को मेल्ट करना हो या कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए उनको जरूरत है, तो वो हीट एनर्जी को यूज करते हैं उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हीट एनर्जी, है ना। कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो हीट जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू हीट, थर्मल एनर्जी, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अपने कॉमन पोल्ट्रीज में कहाँ पर? पोल्ट्रीज में पोल्ट्री वो एग्स हैच करने के लिए। नहीं, इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतनी एनर्जी वहाँ यूज नहीं होती होगी मेरे ख्याल से, एक सर्टेन अमाउंट। मैं तो कॉमन उसकी बात कर रही हूँ, हमारे घर वर में कहीं यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी वाटर हीटर, हाँ, वाटर हीटर है या सिंपल हीटर है ना। ओवन्स हैं आपके, ओटीजीज जो होते हैं, उसमें आप क्या करते हो, प्लग लगाते हो और एक सर्टेन टेम्परेचर ही तो यूज करते हो ना गर्म करने के लिए। और जो हमारे गीजर्स हैं, इसमें भी क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ दैट एनर्जी वी यूज टू हीट द वाटर, है ना। तो उसी तरह से ये जो फर्नेसेस हैं ये बेकरीज में भी यूज होता है, बड़ी बड़ी जो बेकरीज होती हैं, है ना, या फिर मेटल इंडस्ट्रीज जहाँ पे एलॉयज बनाए जाते हैं या मेटल को पिघलाया जाता है कुछ और चीजें बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड्स में उनको डाल के, तो वहां पर जो है ये हीट मिरर्स के थ्रू सनलाइट को हीट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये रखा है, लिखा हुआ है इन्होंने कि कुकिंग के लिए भी जो है वो सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी सोलर कुकर्स आते हैं, आपने कभी सुना हो, देखा हो या यूज किया हो तो, घर में यूज करने के लिए। एक समय पे इस पे काफी रिबेट भी दी गवर्नमेंट ने कि आप इसको यूज करो जहाँ जहाँ पे सनलाइट अच्छी पड़ती है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है ना। यहाँ पे एक कुकर मतलब एक ऐसे स्क्वायर टाइप वो आता है, सोलर पैनल्स उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, उसको खोलो और उसके अंदर डिब्बे रहते हैं, उसमें आप अपना फूड रख लो, दाल रख लो या किसी चीज को पकाना है, कोई सब्जी, छौंका छाकी वहां नहीं होती है, लेकिन जैसे राइस दाल जिसको बॉईल करना है, पकाने वाला काम जो हम ओटीजी में करते हैं या जो हम माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, वो चीज आप उस सोलर कुकर में रख के और आप कर सकते हो। मतलब 3 to 4, यदि अच्छी लाइट है, सनलाइट, बहुत सनी वेदर है, क्लाइमेट है, तो 3 to 4 आवर्स में वो कुक हो जाता है। और विंटर्स हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, तो इट मे टेक फ्यू मोर आवर्स, लेकिन आपका खाना उसमें रेडी हो जाता है विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी अदर इन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही मतलब हाइजीनिक और हेल्दी, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बर्न आउट नहीं होते हैं, तो इट्स वेरी वेरी हेल्दी और बहुत यूजफुल है ये। इसमें एक सेंटेंस लिखा है, देखिए, वी कॉल इट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, और इन दिस केस कुकिंग विद इन अ बॉक्स। तो उस बॉक्स के अंदर ही कुकिंग हो जाती है सारी। इमेजिन कुकिंग इनसाइड अ सोलर ओवन इंस्टेड ऑफ योर कन्वेंशनल वन एट होम is something different, and it's very very effective, and it preserves all the nutrients of your food.
तो बिल्डिंग वन ऑफ दीज इज अ रेसिपी फॉर अ सक्सेसफुल कुकिंग ऑन सनी डेज। आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें विथ अ बॉक्स, पैन, एल्यूमिनियम फॉइल, वो सब उसमें होता है, कुकिंग बैग, डक टेप, ये सब चीजें। तो इसमें आपको ना तो बार बार देखने की जरूरत पड़ती है ना कुछ, आप एक बार रख दो और 3-4 घंटे के लिए उसको भूल जाओ, वो पक जाएगा आराम से। हाउ सोलर वर्क फॉर कुकिंग, कैसे करते हैं, तो ये देखिए सोलर एनर्जी किस तरह से वर्क करती है। जैसे कि ये पैनल लगा हुआ है किसी घर के रूफ पे, है ना, यहाँ पर सनलाइट आई, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब ये जो सोलर पैनल्स कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे जो सनलाइट आती है, ये सोलर पैनल कहाँ कनेक्टेड है, तो इट इज कनेक्टेड टू द एनर्जी, सन्स एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो ये सेकेंड में, ये देखिए कंट्रोल डिवाइस है यहाँ पे, इट चेंजेस this energy, the sun energy or the light energy, the heat energy into the electricity, enable it to power the electrical items. अब इस घर में जो भी electrical items use हो रहे हैं, this is the power house for this house, है ना, जो इस सन की एनर्जी को, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। और वो इलेक्ट्रिसिटी आप चाहे तो बल्ब जलाने के काम में यूज कर सकते हो, टीवी के लिए यूज कर सकते हो, चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज कर सकते हो। तो सो मेनी इक्विपमेंट्स कैन गेट द एनर्जी फ्रॉम दिस पैनल, ठीक है। अदर यूजेस क्या क्या हैं सोलर एनर्जी के, तो इंडोर लाइटिंग हो जाती है, आउटडोर लाइटिंग हो जाती है, इससे बैटरी चार्जिंग हो जाती है, पावर पंप्स विथ सोलर एनर्जी, जो पावर पंप्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह वाटर को पंप करने के लिए, इरिगेशन के लिए, या विद इन अ सिटी जो है पावर पंपिंग। अब एक जगह पावर है और उसको हर लोकेलिटी में पानी को पहुंचाना है, तो पंप्स लगाए जाते हैं, पावर पंप्स, तो वो भी सोलर एनर्जी से रन कर सकते हैं, है ना। एंड सोलर एनर्जी कैन हीट अवर होम ऑल्सो। अब कई जगह जो हमारे यहाँ तो खैर पूरा होम एयर कंडीशन नहीं होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जो कि ठंडी हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे क्या होता है कि दे मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर होल थ्रू द होम। किसी भी रूम में हो, किचन में हो, आप कहीं भी हो, आप बाहर भले ही -10 डिग्री टेम्परेचर हो, -5 हो, घर के अंदर 20 में और 25 के अराउंड दे मेंटेन। ये सारा चीज जो है वो सोलर पैनल के थ्रू भी वो जो है वो टेम्परेचर हीट करने के काम में वो लेते हैं। यदि वहाँ का दिन में सनी है तो ठीक है, यदि क्लाउडी है या बहुत फॉरेस्ट है आसपास, तो ये एनर्जी उतना काम नहीं करेगी। लेकिन यदि आसपास थोड़ा क्लियर है और सनलाइट जो है वो 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स अच्छी तरह से आती है, तो उस केस में दिस सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू हीट द होल हाउस, है ना। एंड मोबाइल चार्जिंग, वो भी आप कर ही सकते हो, जब इतने सारी चीजें हो रही हैं तो ये भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में कई जगह ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं लोकली, है ना, तो दिन भर में ये चार्ज हो जाते हैं और रात को फिर ये लाइट के लिए यूज हो जाते हैं। ये गार्डन लाइट्स जो हैं ये भी बीच बीच में छोटा छोटा सोलर पैनल लगा देते हैं एंड दे गिव द लाइट होल थ्रू द नाइट, है ना। बैटरीज हैं, ये सोलर पैनल से चलता हुआ, ये सोलर पैनल लगा दिया और यहाँ पे ये फैन रन हो रहा है। तो इस तरह से लोकली बहुत सारी चीजें हम जो है एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर सकते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सोलर एनर्जी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो रोज सुबह शुरू हो जाता है, सन हमको देने लगता है ना एनर्जी, इसीलिए उसे क्या कहा गया, प्राण कहा गया, आत्मा कहा गया। तो इट नीड्स नो फ्यूल, कोई अलग से आपको कोई फ्यूल या एनर्जी जनरेट करने के लिए कोई और चीज की जरूरत नहीं है। एंड द मेन चीज है वो है इट प्रोड्यूसेस नो वेस्ट एंड नो पोल्यूशन। इन सनी कंट्रीज solar power can be used where there is no easy way to get electricity to remote places। अब क्या है कि पावर जनरेशन कहीं और हो रहा है, पावर प्लांट कहीं और लगा हुआ है और दूर दराज के गाँव में
उसको उस पावर को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जॉब होता है। क्या जॉब होता है कि उसको कैसे पहुंचाओगे आप? थ्रू द केबल्स। अब केबल्स के लिए आपको पूरे बड़े बड़े टॉवर्स लगाने पड़ते हैं, इफ इट इज फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। बीच में चाहे फील्ड्स भी हो सकते हैं, उसका भी हार्म हो जाता है। तो इसकी बजाय आप लोकली, यदि सनी कंट्रीज हैं तो लोकली सोलर पावर से आप एनर्जी की नीड को लोकल वहीं पूरा कर सकते हैं विदाउट एनी पोल्यूशन। एंड इट इज हैंडी फॉर लो पावर यूजेस सच एज सोलर पावर गार्डन लाइट्स, बैटरी चार्जेस जो हैं ये आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हो, है ना। चार्जेस सन में रख दो, वो काम करने लगे, चाहे वो बैटरी चार्जर्स हो। आपने ये भी देखा होगा कई सोलर पैनल्स के कैलकुलेटर्स आते थे पहले, थोड़ा सा लाइट में रख दो एंड दे वर्क विदाउट एनी सेल और समथिंग, बस वो सोलर पैनल हल्का सा उसमें लगा रहता था। ऐसे ही क्लॉक्स, सॉरी दिस रिस्ट वॉचेस भी आती थी पहले कि दिन में यदि आपने थोड़ी देर रख दिया तो दे रन थ्रू आउट द डे एंड नाइट, है ना। तो इस तरह से हैंडी भी जो है इसका यूज हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट डजंट वर्क एट नाइट, मतलब नाइट में तो कैसे चलेगा, दिन भर यदि उसने स्टोर कर लिया तो रात को वो जो पावर स्टोर हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई है वो यूज कर सकते हो आप। लेकिन रात में इसमें कोई चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि सन नहीं होता है। एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड सोलर पावर स्टेशन। सोलर पावर यदि हम बड़े बड़े स्टेशन को सोचें कि एक जगह वो पावर जनरेट कर लें खूब सारा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारी जगह भी चाहिए, क्योंकि यदि आप थाउजेंड्स मेगावाट के करीब यदि पावर जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारा जो है खर्चा आएगा, बहुत सारा लैंड भी उसके लिए चाहिएगा। So solar cells cost a great deal compared to the amount of electricity they'll produce in their lifetime. तो इसलिए वो जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ हो जाता है उस केस में। And can be unreliable unless you are in a very sunny climate. यदि आप सनी क्लाइमेट में नहीं हैं तो उस पर पूरी तरह से आप रिलाय नहीं कर सकते, पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आज सनी है तो आपको एनर्जी मिल गई, कल क्लाउडी हो गया, रेन आ गया या फिर स्नो आ गया, तो फिर आप जो है उस एनर्जी जो आपने लगाई हुई है सोलर एनर्जी वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको एक अल्टरनेटिव उस केस में सोचना पड़ेगा। सेकेंड है विंड एनर्जी। विंड मतलब कि जो एयर करंट होता है, मतलब एक होता है सिंपल ब्रीज, है ना, हल्की हवा जो चल रही है, वो नहीं। विंड मतलब कि इट हैज सम वेलोसिटी, है ना, कुछ फास्ट हो, कुछ उसमें एक करंट हो, है ना, जो एक उसमें चले। हल्की फुल्की हवा जो दिन भर हमारे यहाँ इधर उधर चलती रहती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े ब्लेड्स को मूव कर सके, तो उसको कहते हैं विंड। तो इसलिए विंड एनर्जी जो है वो उन एरियाज में लगाई जाएगी जहां पर जो ये हवा है वो बहुत तेज चलती है, जहाँ पे ओपन स्पेस हो बहुत ज्यादा, और इसका जो करंट है वो बहुत बहुत हेवी हो ताकि वो उन ब्लेड्स को रन कर सके। तो वी हैव यूज्ड द विंड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो विंड एनर्जी है, सोलर तो खैर अभी कुछ सालों पहले से स्टार्ट हुआ है, लेकिन विंड एनर्जी जो है कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो चाइनीज और बेबीलोनियंस ने ये तब भी इसको यूज करते थे कुछ चलाने के लिए। क्या क्या कर सकते थे इससे ये? विंड पावर वॉज यूज्ड इन मिडिल एजेस इन यूरोप टू ग्राइंड ग्रेन्स और लिफ्टिंग वाटर, पानी को खींचने के लिए, और ग्राइंडिंग मशीन जो ग्रेन है अनाज को पीसने के लिए जो है ये वहां पर यूज करते थे। इसीलिए ये टर्म आई है विंड मिल। मिल का क्या मतलब होता है? ग्राइंडिंग या ऐसा कोई जगह जहाँ पे ग्राइंडिंग या वो सब का काम होता हो। तो विंड मिल्स मतलब कि विंड के थ्रू मिलिंग का काम हो, है ना, ग्राइंडिंग का काम हो। अब इसमें एक छोटा सा ये फिगर है, इससे हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। अब इसके लिए ना ये बड़े बड़े इस तरह के टावर और इस पे ये ब्लेड्स होती हैं, ये लगाए जाते हैं,
और ये एक दो नहीं, ये लाइन से लगाए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हवा जो है वो चल रही है, उस तरह से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उस तरह से ये लगाए जाते हैं। एरे ऑफ दिस विंड मिल्स है ना, ये विंड टर्बाइंस जिसको बोलते हैं। अब इसमें ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स ये उस करंट से, विंड के करंट से ये हिलती हैं, है ना, ये मूव करती हैं गोल गोल। और इससे ये जो रोटर है जो कि इससे कनेक्टेड है जनरेटर से, ये मूव करता है, ठीक है। साथ में ये ब्लेड्स के साथ में ये रोटर मूव करता है। तो एक तरह से क्या हो गई, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है ना, जहाँ पे मूवमेंट है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये मूवमेंट हो रही है और इस मूवमेंट से ये जनरेटर जो है इस पे मूवमेंट होगी, और ये जो है इस विंड एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और ये यहाँ पे फिर स्टोर हो जाती है। और उसके बाद में ये यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, इतना जानने की आपको इतनी कोई जरूरत नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि विंड ब्लेड से ये रोटर के थ्रू जनरेटर लगा रहता है, छोटा छोटे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी ऑफ द विंड है वहां पर, उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जनरेटर्स जो है लगाए जाते हैं। और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर उसको सप्लाई करते हैं। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कि विंड टर्बाइंस जो हैं, दे कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस जनरेटर कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर का मतलब ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला। टर्बाइंस यानी कि जो मूवमेंट पैदा करती हैं, जो जनरेटर को वो काइनेटिक एनर्जी को सप्लाई करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और जनरेटर को देती हैं, ताकि वो मैकेनिकल पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। द एनर्जी इन द विंड टर्न्स 2 or 3 प्रोपेलर्स लाइक ब्लेड्स अ रोटर। तो ये जो यहाँ पे जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये रोटर को मूवमेंट देते हैं, और रोटर जो है वो किससे कनेक्टेड रहता है, मेन शाफ्ट, जो कि स्पिन करता है जनरेटर को, ठीक है। एंड दे क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ विंड टर्बाइंस आर माउंटेड ऑन द टॉवर अबाउट अ हाइट ऑफ 30 मीटर्स। करीब करीब 30 मीटर्स के ये टॉवर के ऊपर ये टर्बाइंस जो हैं वो लगे होते हैं। एंड दे कैप्चर मोस्ट ऑफ द विंड एनर्जी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस भी वही हैं कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड विंड फार्म्स नीड नो फ्यूल, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। एंड प्रोड्यूसेस नो वेस्ट और ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ भी ग्रीन हाउस गैस या फिर पॉल्यूटेंट्स या वेस्ट कुछ भी नहीं होता है इसमें। एंड द लैंड बीनीथ these towers can usually still be used for फार्मिंग के लिए, खेती के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नीचे की जो लैंड है वो, हालांकि थोड़ा एरिया ये कवर करते हैं फ्यू मीटर्स का, लेकिन बड़े बड़े खेतों में ही ये एक्चुअली लगाई जाती है। उसका कंपेंसेशन भी जो है गवर्नमेंट उन फार्मर्स को देती है। और इससे क्या है कि खेती पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज टावर्स आर वेरी वेरी टॉल, है ना, 30 to 40 मीटर्स के करीब होते हैं। तो नीचे की जो सनलाइट उनको चाहिए प्लांट्स को, वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ये नहीं करते हैं। विंड फार्म्स कैन बी टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। मैंने देखे हैं एक दो, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो है वो मूव होते रहते हैं और लाइन से रहते हैं ये। एंड गुड मेथड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द रिमोट एरियाज। फिर से यहाँ पर रिमोट एरियाज में जो है, क्योंकि वहीं पे बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं ना, शहरों में तो ये सब होते नहीं। शहरों में इतनी हवाएं भी उस करंट से, उस स्पीड से, उस वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलती हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत होते हैं। लेकिन ओपन एरियाज जो रिमोट में ही होंगे ऑब्वियसली, जहाँ सिटी एरिया ना हो, इंडस्ट्रीज ना हो, जहाँ पे थोड़े से हैबिटेट्स कम हो, तो वहाँ पर जो है रिमोट एरियाज में इससे एनर्जी की नीड जो है वो हम पूरी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि द विंड इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज अवेलेबल
प्रेडिक्टेबल, सम डेज हैव नो विंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हवा नहीं चली, लेकिन ये उसी ही एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पर जो करंट है हवा का वो बहुत ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एंड सुटेबल एरियाज फॉर विंड फार्म्स आर ऑफन नियर द कोस्ट वेयर लैंड इज एक्सपेंसिव। ये सबसे ज्यादा जो हवा वाले जो एरिया है वो कोस्टल एरियाज हैं, सी जो ओशन के आसपास के एरिया हैं, सी के जो किनारे हैं वहां पे, लेकिन वहाँ का जो लैंड है वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है। And can kill birds, migrating flocks tend to like strong winds। तो जो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, छोटे बर्ड्स तो हैं वो जो नीचे ही फ्लाई करते हैं, लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं वो कई बार उन ब्लेड्स के उसमें आ जाते हैं एंड दे माइट गेट हर्ट। एंड कैन अफेक्ट टेलीविजन रिसेप्शन इफ यू लाइव नियर बाय, यदि आसपास में टेलीविजन टावर्स हैं तो ये उनके सिग्नल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस में इतना नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ही लगाए जाते हैं, नॉट इन द रेसिडेंशियल एरिया टाइप। एंड दे आर नॉइजी, ये थोड़े से नॉइज इनमें रहती है क्योंकि मूवमेंट है ना अंदर, एक तो बड़ा सबसे बड़ा मूवमेंट उन ब्लेड्स का है और जो नीचे रोटर के साथ मूवमेंट जनरेटर के साथ ना, तो एक नॉइज क्रिएट होती है। आपने देखा होगा कभी जब लाइट चली जाए तो आसपास का जो जनरेटर जब वर्क करता है तो वो भी एक नॉइज क्रिएट करता है, इंजन जो है उसका, क्योंकि मूवमेंट है वहां पर, है ना, और फास्ट मूवमेंट है। तो वो मूवमेंट जो है वो एक स्विशिंग का तरह की नॉइज होती है जो कि थोड़ी इरिटेटिंग होती है हमें ह्यूमन बींग्स के लिए। और ये कंटिन्यूअस यदि वो मूव कर रहे हैं तो ये नॉइज जो है वो डे एंड नाइट मूव करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिन को होगा रात को नहीं होगा, क्योंकि विंड जो है ऑल ओवर द डे मंथ्स चलती रहती है। समटाइम्स इट मे हैपन कि वो कम हो जाए या उसका करंट जो है वो उतना ना रहे जितनी की जरूरत होती है। जो इंडिया में लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं वो जैसलमेर में है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की वो कई एरियाज में बहुत कम है डेंसिटी, कहीं कहीं बहुत लंबी लंबी दूरी तक कुछ भी नहीं है, ना प्लांट्स हैं ना कुछ है, तो वहाँ पर लेकिन विंड बहुत है, हवा बहुत चलती है, तो वो वहाँ पे यूज ये जो है विंड एनर्जी का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लंदन में ये है, लंदन के आसपास भी जो है वो वाटर बॉडी है ना बहुत सारी, तो वहां पर भी जो है ये इन्होंने एरेज जो है वो लगा रखे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो लंदन एरिया है और इंडिया का जो है वो जैसलमेर है। अब एक क्वेश्चन है, इज विंड पावर रिन्यूएबल? यस, विंड पावर इज रिन्यूएबल 100%। विंड विल कीप ऑन ब्लोइंग, इट मेक्स सेंस टू यूज देम, क्योंकि वो कोई किराया वसूल नहीं करती, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल है और बिना किसी उसके चार्ज के फ्लो करती रहती है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक कवर कर लेते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। तो अ डैम इज बिल्ट टू ट्रैप द वाटर। अब इसके लिए भी क्या चाहिए, हर चीज के लिए करंट चाहिए, है ना, एक फ्लो चाहिए, एक मैकेनिकल मूवमेंट चाहिए। तो इसके लिए भी पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है पहले, और फिर उसके फ्लो से टरबाइंस को मूवमेंट दी जाती है, और फिर वो जनरेटर से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो पहले डैम बनाए जाते हैं टू ट्रैप द वाटर, यूजुअली इन अ वैली, मतलब वैली का मतलब है कि आसपास कुछ ऐसी जगह हों, हाई एल्टीट्यूड्स हों, जिससे कि बारिश का पानी भी आ करके जो है वहां पर इकट्ठा हो जाए, है ना, बीच में ऐसी जगह। एंड वेयर देयर इज एन एग्जिस्टिंग लेक, या फिर वहां पे पहले से कोई लेक हो उसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, या फिर इस तरह से किया जाता है कि उसमें जो पानी के इनलेट्स हैं वो ओपन किए जाते हैं कि भाई पानी उसमें आता रहे। एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू टनल्स, टनल्स के थ्रू जो है उस पानी को डैम तक लाते हैं इन द डैम टू टर्न द टर्बाइंस एंड दस डाइवर्ट जनरेटर्स, सॉरी, एंड दस ड्राइव जनरेटर्स। तो ये जो टर्बाइंस हैं ये मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट है वो जनरेटर्स को ड्राइव करता है, उनको चलाता है, और जनरेटर्स जो हैं वो फिर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पावर। वर्ल्ड का जो पावर है, कंजम्पशन जो है, वो 20% कौन दे रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से हमको मिल रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं भाई? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि वंस द डैम इज बिल्ट, एक बार डैम बन गया, द एनर्जी इज वर्चुअली फ्री। लेकिन उसका जो कॉस्ट है डैम मैन्युफैक्चरिंग का या कंस्ट्रक्शन का, वो थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन एक बार यदि डैम बन जाए तो उसके बाद में एनर्जी जो है, डैम के साथ साथ में जो टर्बाइन सेटअप है, जनरेटर्स हैं, है ना, उस एनर्जी को स्टोर करने की जगह है, उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वो एक बार सब बन जाए, देन इट यू कैन कंसिडर कि जो फ्यूल है वो फ्री है। ठीक है, फ्यूल क्या है? वाटर का करंट। सो नो वेस्टेज और पॉल्यूशन प्रोड्यूस, इसमें भी कोई पॉल्यूशन नहीं है, सारा मैकेनिकल है ना। और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, जो हर जगह जहाँ पे नीड है वहाँ पे उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका वेस्ट तो कुछ निकल नहीं रहा है, पॉल्यूशन इसमें कुछ हो नहीं रहा है, कोई एग्जॉस्ट या कोई गैसेस रिलीज कुछ नहीं। मच मोर रिलायबल देन विंड, सोलर एंड और वेव पावर। अब विंड भी क्या है, कभी कभी कंडीशनल हो जाती है, सोलर ऑल्सो कंडीशनल, कभी नहीं भी आता है। सन जो है यदि क्लाउडी है या बारिश का सीजन है तो सनलाइट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। जो सोलर एनर्जी है वो, वेव पावर, सोलर और वेव पावर एक ही है। और विंड भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलती हैं हवाएं, मतलब उतनी स्पीड से नहीं चलती हैं जितनी कि हमें चाहिए, क्योंकि हवा तो हमेशा है, लेकिन विंड मतलब एक वेलोसिटी, एक करंट होना चाहिए उसमें, एक स्पीड होना चाहिए उसमें, वो नहीं रहती है। लेकिन वाटर बॉडी यदि उसमें पानी है उस टाइम में एक पर्टिकुलर लेवल तक, है ना, कि जो करंट जो है पानी का टरबाइन को मूव करने के लिए चाहिए, उतना पानी है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपको बिजली जो है वो कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द डैम एंड रेडी टू कोप विद पीक्स इन डिमांड। स्टोर करके आप रख लेते हैं और फिर जो है उसको पूरे साल यूज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डैम में जो है वो पानी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं, पीने के पानी भी कई बार उस डैम से, उस वाटर बॉडी से ही सप्लाई किए जाते हैं। तो इसलिए रेन का होना और पानी जो है वहां तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कैन इंक्रीज टू फुल पावर वेरी क्विकली अनलाइक अदर पावर स्टेशंस। मतलब यहाँ पे जो है पावर की जो नीड है वो करीब करीब जल्दी से पूरी हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपके पास में जो नीड है, जो आपको चाहिए, वो चीज आपके पास है एज अ फ्यूल, तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप मेंटेन करते ही रहते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपने लगाए हैं पावर जनरेशन के लिए, उस सबको मेंटेन करते रहते हैं, तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरप्शन चलती रहती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं भाई? द डैम्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। डैम्स को बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, डैम मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत रिसोर्सेस उसके लिए चाहिए होते हैं, तब वो बनता है। बिल्डिंग अ लार्ज डैम विल फ्लड अ वेरी लार्ज एरिया अपस्ट्रीम। अब वो डैम में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वाटर की कैपेसिटी, कि वो आपकी नीड जो है इलेक्ट्रिसिटी की, अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो आप वो लगाएंगे नहीं, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, छोटे छोटे लगा दिए आपने लोकल नीड के लिए, ऐसे हाइड्रल प्लांट्स नहीं होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। तो उस वाटर रिजर्वॉयर के लिए एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, जिसमें कि पानी पूरी तरह से भरा रहे। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, वो वहाँ से फिर उनको हटाया जाता है, क्योंकि वो जो जगह है वो सिर्फ पानी के स्टोरेज के लिए वो यूज करते हैं। तो इसलिए कई बार अपोजिशन भी होता है कि नो, आप ये डैम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसका अपोजिशन भी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस है ना, उनके एनिमल्स, जो भी वहाँ जंगल, जो भी चीजें हैं,
वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो सब उनको हटाना पड़ता है. तो फाइंडिंग अ सुटेबल साइट कैन बी डिफिकल्ट एंड द इम्पैक्ट ऑन रेसिडेंट्स एंड एनवायरनमेंट में बी अनएक्सेप्टेबल समटाइम्स. तो इसीलिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. Water quality and quantity downstream can be affected, which can have an impact on the plant life. तो plant life पे भी directly और indirectly उसका इफेक्ट पड़ता है. तो ये सारी चीजें हैं. टाइडल पावर हम कल डिस्कस करते हैं. मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रख लेते हैं. किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ जी. कोई क्वेश्चन? नो मैम. सब समझ में आ गया आप लोगों को? सुन भी रहे हैं आप लोग या